हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज से हम अपनी आंसर सीरीज जो कि आपके बीएड की सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर्स के लिए जारी होगी, उस पर कार्य कर रहे हैं। इस सीरीज का ये पहला वीडियो मैं बायोलॉजी की आंसर सीरीज के साथ आपके साथ हूं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी सीरीज नंबर ए है और ये पेपर जो है ये बायोलॉजी का ऑप्शनल पेपर है, साइंस ग्रुप का इलेक्टिव पेपर था ये, जो कि आपके अभी रिसेंटली हाल में हुआ है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस को मैंने टैली करने की कोशिश की है। मैंने अपने स्तर से इनको वेरीफाई करने की कोशिश की है। ये संभावना है कि इसमें एक या दो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं या आंसर्स में दूसरे आंसर्स को टिक किया जा सकता है। तो आप अपनी तरफ से इस बात की पूरी एहतियात को रखें, सतर्कता को रखें। मेरी तरफ से ये आंसर शीट है और मुझे ये लगता है कि शायद इसमें कहीं पर कोई करेक्शन नहीं है। ऑल्दो करेक्शन हो, इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% सच है। आगे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के तौर पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी औषधियों की प्रकृति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करता है? तो यहां पर फार्माकोलॉजिस्ट जो एक स्टडी बुक है या जो आर्ट ऑफ साइंस है, उस पर ऑप्शन टिक करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दूसरा है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये बात तो हम साइंस में बिल्कुल 100% के तौर पर जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम पेंसिलिन के आविष्कारक के तौर पर जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विज्ञान की प्रकृति की विशेषताएं हैं? तो अगर विज्ञान की प्रकृति की बात करें तो विज्ञान कैसी है, तो इसकी परिभाषा में हमें इसमें संगठन मिलता है, तो हम इसे टिक करेंगे। प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान है, इसे भी हम टिक करेंगे। विज्ञान सार्वभौमिक है, हर जगह एप्लीकेबल है, 100% इसके नियम लागू होते हैं, इसलिए ये तीनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान एक विशेष घटना के कारण और प्रयास के बीच में संबंधित ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है। मैंने बहुत कोशिश की इस बात को जानने की कि ये परिभाषा किसकी है, लेकिन ये परिभाषा मुझे जहां तक दिख रहा है वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के माध्यम से दी हुई दिखती है, जिसमें कि ये ऑप्शन डी को करेक्ट करता हुआ दिखता है। संभावित है कि ये परिभाषा आपके शिक्षा आयोग द्वारा भी दी गई हो, लेकिन विज्ञान की इसी तरीके की परिभाषा, बस उसमें जहां ये विशेष घटना है वहां पर प्राकृतिक घटना लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इनमें से कोई नहीं को टिक करके चलेंगे, ऑप्शन डी को सही करेंगे। विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु महोदय को विज्ञान का जनक माना गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद किसके अंतर्गत आता है? अब देखिए, विज्ञान के ज्ञानात्मक पक्ष, अब जब ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग बात आ रही है तो ज्ञानात्मक पक्ष में आपको पता है कि 1 से लेकर के 6 तक के स्टेप थे, जिसमें ज्ञान पहले नंबर पर था, बोध दूसरे नंबर पर था और प्रयोग तीसरे नंबर पर था। अब प्रयोग और विश्लेषण चौथे नंबर पर था। तो आप यहां पर देखिए, वो कह रहा है कि कार्यपरक यानी वर्किंग कंडीशन, तो किसी चीज का ज्ञान रखने के बाद अगर उसका हम कार्य में यूज करते हैं तो वो प्रयोग हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहां पर, तो सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले वॉल्टर डी रोसेन हैं, इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए हम ग्रीक भाषा को टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की है? फैक्चुअल आंसर क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक को जानते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। विज्ञान के सदस्य और उपयोग का दृष्टिकोण, अध्ययन का और उपयोग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान जीवों की लाइफ के बारे में किया जाने वाला अध्ययन है और ये जब तक सकारात्मक नहीं होगा तब तक विज्ञान का कोई भी महत्व समाज में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी को सही करके चलेंगे। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण के किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है? तो चाहे विज्ञान की बात अगर करें तो विज्ञान में ज्ञानात्मक है और भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान शिक्षण में जीव विज्ञान शिक्षण में कौशल हैं, तो कौन से कौशल जीव विज्ञान शिक्षण में है? तो सभी कौशल जीव विज्ञान शिक्षण में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी होगा, हाइपोथेसिस भी होगी और थ्योरी भी होगी, सारी चीजें आएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023, अब चूंकि एनईपी 2020 है ये, जिसे कि 2023 के नाम से जाना जा रहा है, इसे पास 2020 में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिगम के अनुभव के साधन हैं, किस तरीके से हम किसी चीज की शिक्षा को जानते हैं? तो हम ज्ञान, बोध, प्रयोग तीनों को सही करेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? तो आपको पता है ब्लूम की मूल्यांकन टैक्सोनॉमी है, ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्तर है, तो उच्चतम स्तर की जब बात आती है
तो बच्चा जब ज्ञान को सीख करके खुद से उसे लागू करके एक्सप्रेशन देने लगता है तो हम उसे उच्च शिक्षण कला मानते हैं और यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं इसमें टिक हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही करेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लेखन में तृतीय सोपान क्या है? तो पहले सोपान के रूप में उद्देश्यों का निर्धारण होता है, दूसरे सोपान के रूप में परिस्थितियों का निर्माण है जो यहाँ दिया नहीं है, तीसरे लेवल पर संदर्भित मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है जिसमें हम पाठ्य वस्तु को अरेंज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का काम किसने किया है? सिम्पसन महोदय ने किया है। ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रायोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो ये प्रोजेक्ट मेथड है आप देख सकते हैं, शिक्षण प्रायोजना मेथड है ये किलपैट्रिक महोदय के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रदर्शन विधि में छात्र कैसे रहते हैं? छात्र यहाँ पर हेल्प इन एक्सपेरिमेंट या एक्टिव रहते हैं, रिजल्टेड हम यहाँ पर ये प्रदर्शन में सहायता करते हैं और एक्टिव रहते हैं, तो इसकी वजह से हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, ह्यूरियोस्टिक शब्द की उत्पत्ति ह्यूरोस्को शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं होता है, यहाँ पर खोज करना उसके सबसे नजदीक देखा जा रहा है, ऑप्शन ए को सही करेंगे। एक के बाद एक जब कई प्रयोग करने होते हैं तो कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होगी? तो सबसे ज्यादा उपयोगी जो विधि होगी जब हमें एक के बाद एक प्रयोग करने हैं तो हमें यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, लेक्चर मेथड तो हो नहीं सकती, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो नहीं सकता, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो कि प्रयोजन विधि है, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ऑल्दो ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्रम एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट है, जब तथ्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना होता है तो सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो जब हम इस विधि पर सामान्यीकरण करेंगे तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ही सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि बच्चों को दिखाने के बाद उनसे ही हम निष्कर्ष के तौर पर नियमों को प्रतिपादित कराएंगे। आगमन विधि में हम कहाँ बढ़ते हैं? तो आगमन विधि में हमेशा हम जो बढ़ने की कोशिश करते हैं वो आगमन विधि हमारी जो होती है उसमें हम फैक्ट को जानते हैं और उसके बाद विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? तो ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन विधि में आपकी मौखिक और लिखित दोनों तरीके की विधियां आ सकती हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। इसके बाद अन्वेषण विधि के प्रयोग करता है, तो अन्वेषण विधि जो है वो ये एक्सप्लेनेटरी मेथड कहलाता है और इसको प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रदर्शन विधि इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रदर्शन विधि हमारी जो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसलिए ये लर्निंग से संबंधित होगी और इसे हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण हमारा वास्तविक शिक्षण है, ये बात याद रखेंगे, एक्चुअल टीचिंग है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने कितने छात्रों की संख्या बताई है? तो 5 से 10 छात्रों की संख्या बताई गई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोली शिक्षण किस वर्ष विकसित किया गया है? तो टोली शिक्षण का जो विकास हमारा किया गया है वो 1955 में 1955 में हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं, तो जब हम सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं तो इसके तौर पर हम शिक्षण कौशल के विकसित करने का काम करते हैं, शिक्षण कौशल सीखते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकते हैं? तो एक ही समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम स्वदेशन और अनुदेशन प्रतिपुष्टि में भी इसका काम कर सकते हैं, समस्या समाधान में भी इसका काम होता है। एटलीस्ट हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एक साथ की जा सकती हैं और ये कंप्यूटर के माध्यम से संभव है। कंप्यूटर की कौन सी मल्टीमीडिया सेवा है जो शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में सहायक है? तो ग्राफिक्स भी बनते हैं, पेंट प्रोग्राम भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को सही करेंगे। प्रत्येक शिक्षण के लिए सही मार्गदर्शक क्या होता है? तो जो सही मार्गदर्शक शिक्षक के लिए है वो उसकी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक को चलना होता है और उसी के हिसाब से अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी होती है। आगे, मॉरिसन ने पाठ्य योजना उपागम कब अपना प्रस्तुत किया? तो मॉरिसन महोदय के पाठ्य योजना उपागम के प्रस्तुत करने का समय 1926 है, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। इकाई योजना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इकाई योजना हमारी एससी मॉरिसन के द्वारा ही बनाई गई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इकाई योजना का पाठ कैसे तैयार किया जाता है? तो इकाई योजना में आपका दैनिक पाठ नहीं होगा चूंकि ये लेसन प्लानिंग है, विद्यार्थियों द्वारा तैयार नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, कालांश द्वारा हो नहीं सकता, साप्ताहिक शिक्षण योजना होती है, ये यूनिट प्लान होता है और यूनिट प्लान में हम हमेशा कई कुछ यूनिट्स को बनाते हैं।
जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो निदान के उपरांत हमें उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग करनी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या पाठ्यक्रम निर्माण का सही सिद्धांत होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम निदान का जो सही सिद्धांत है, पाठ्यक्रम के निर्माण के बारे में जितनी भी चीजें हम देखेंगे, तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सिद्धांत नहीं होना चाहिए और वो है परीक्षा केंद्रित। परीक्षा केंद्रित नहीं चाहिए, हमें क्रियाशील भी चाहिए, ये सही हो जाएगा, विविधता भी सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और चूंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किसके शिक्षण में किया जा सकता है? तो किसी के भी शिक्षण में किया जा सकता है, उपर्युक्त तो सभी सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है, तो अगर आप देखें तो जो हमारी सामग्री दृश्य श्रव्य होगी, पूरी टोटल ऑडियो विजुअल सामग्री होगी, उसको हम कंफर्म करेंगे। और आगे चलते हैं, अप्रेक्षेपित सामग्री है, नॉन प्रोजेक्टेड, ये ध्यान रखिए, जिसका हम प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें श्यामपट भी है, ओएच और मॉडल भी हैं, इन दोनों का हम नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को समाहित करता है। स्वनिर्मित उपकरण है, सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो जो सेल्फ मेड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर हम जो रचनाएं हैं, वो इन वस्तुओं से बनाए गए उससे निर्मित होते हैं, ऑप्शन सी को सही करेंगे। पाठ्य के अंत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो पाठ्य के अंत में हमेशा, चूंकि हम पढ़ा चुके होते हैं बच्चों को, हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, इवैल्यूएशन के क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे कि बच्चों को समझ सकें। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रश्न नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पाठ्य योजना उपागम किसकी देन है? आप जानते हैं हर्बर्ट की पाठ्य योजना, पंचपदीय पाठ्य योजना ही हमारे लेसन प्लान का बेस होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शिक्षकों के द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? तो जो शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना तैयार की जाती है, वो पाठ्य योजना लेसन प्लान होती है, शिक्षक के द्वारा खुद से तैयार की गई होती है। अगले क्वेश्चन को देखें, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि हम छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी देते हैं या उनको हम प्रकरण से जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम छात्रों को, चूंकि प्रस्तावना प्रश्न में सीधे सीधे हम उद्देश्य निकलवाते हैं, प्रकरण निकलवाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ओईआर का मतलब क्या है? तो ओईआर ओपन एजुकेशन रिसोर्स के तौर पर आता है। मूक्स भी यही चीज है, जिसमें कि मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इसलिए आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किसको असुरचित निर्मित नहीं किया जाता? तो जो स्वनिर्मित और असुरचित है, वो चीज हमारा टेलीविजन नहीं हो सकता। हम टेलीविजन वेस्ट मटेरियल से नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि असुरचित चीजों में वेस्ट मटेरियल के एग्जिस्टेंस की होने की संभावना ज्यादा है। सीबीसीएस प्रणाली में क्रेडिट का क्या अर्थ होता है? तो जो हमारे क्रेडिट का जो सिचुएशन है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, ये हमारे बच्चों के प्राप्तांकों के साथ चलता है और इसमें हमारा शिक्षण घंटों की बात है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो उचित उपकरण की अगर बात करें कि क्या चीज रचनात्मक मूल्यांकन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सत्य परीक्षा रचनात्मक मूल्यांकन का पार्ट नहीं होती है। बाकी मौखिक प्रश्न पूछ करके, प्रश्नोत्तरी लेख और कार्यभार टास्क दे करके हम इन चीजों को करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मूल्यांकन वह प्रकार है जो शैक्षिक कार्यक्रमों की समाप्ति पर छात्रों की मूल्यांकन वह प्रश्न है जो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो मूल्यांकन को हमेशा हम बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन को क्यों आवश्यक माना गया है? तो यह चूंकि एक निदानात्मक कार्य करता है, ये डायग्नोस्टिक करता है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए किस बात की? छात्र की भी, पाठ्यवस्तु की भी, शिक्षण प्रक्रिया की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट होगा, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में आवश्यक है क्या चीजें? उपकरणों का सही से प्रयोग किया जाए, रसायनों का सावधानी पूर्वक यूज किया जाए, शिक्षक के कहे निर्देश माने जाए, उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित किस विधि द्वारा कराई जाती है? तो यहाँ पर जो जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या मौखिक विधि, इनमें से किस मेथड से कराया जाता है? तो जो प्रयोगशाला में विधि है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से चलती है और विज्ञान की प्रयोगशाला में डिमॉन्स्ट्रेशन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग किया जाता है? तो शिक्षण अधिगम के लिए कंप्यूटर का प्रयोग ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी चीज होती है, समस्या समाधान भी होता है, नवीन रास्ते भी खोलने होते हैं। ऑप्शन डी को ही सही करके चलेंगे। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, क्या शिक्षण में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है? तो आईसीटी के मुख्य उद्देश्य के तौर पर कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना, कक्षा अनुदेशन को रोचक बनाना, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। और चूंकि ये चीज कम उपयोगी है, लेकिन उपयुक्त सभी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में आईसीटी समर्थित शिक्षक रणनीति के रूप में जाना जाता है। तो आईसीटी के संबंध में क्या चीज जानी जाती है? यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या गृह कार्य के बारे में ईमेल भेज देना आईसीटी हो जाएगा, कक्षा में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर लेना आईसीटी हो जाएगा, या कंप्यूटर की सहायता से निर्देशों को प्राप्त करना आईसीटी होगा, कक्षा में हस्त निर्मित परियोजना दिखाना आईसीटी होगा। तो याद रखेंगे, आईसीटी का मतलब है आपके द्वारा बनाई गई प्रोग्रामिंग, जिसे एक बार दोबारा से आप कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से यहां पर जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के लिए। इसी को हम CAI भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार लाना। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा मैके पैथे का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, तो क्या चीजें जरूरी हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए? अगर आप एक्शन रिसर्च की तरफ जाते हैं तो एक्शन रिसर्च करने के लिए हमारे पास क्या चीजें जरूरी हैं? तो सबसे पहले हमें परिकल्पना का निर्माण करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारी समस्या किस बात के लिए है। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान हमारा विद्यालय तक सीमित होता है, क्योंकि विद्यालय की समस्याओं के बारे में हम अनुसंधान करते हैं, उनकी जानकारी लाते हैं। ऑप्शन बी को हम सही टिक करेंगे। नेक्स्ट, भारत में स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और विकास के जिम्मेदारी का वहन करता है, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा हमारे यहाँ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका किस तरीके से है? तो एक दार्शनिक के रूप में भी है, मित्र के रूप में भी है, निर्देशक के रूप में है। एटलीस्ट हम इन सभी में लगाएंगे। अगर यहाँ उपयुक्त सभी ना आया होता तो शिक्षक एक निर्देशक के रूप में जाना जाता। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में जीवों के स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवों को हम फॉर्मलिन में मिक्स करके रखते हैं, और ऑप्शन ए को सही करेंगे। कौन सी विधि विद्यार्थी और अध्यापक के सामीप्य मधुर संबंधों के वृद्धि का अवसर प्रदान करती है? किससे ये बात समझ में आती है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग रिलेशन रहेगा? तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। किस विधि में केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? तो ये एक्सप्लोरेटरी मेथड, जो अन्वेषण मेथड है, उस पर होता है, और इसी के बारे में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस पर आधारित होता है? तो भावात्मक पक्ष बच्चे का सभी चीजों पर, उसकी रुचियों पर, संवेगों पर, मनोवृत्तियों पर निर्भर होता है, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? तो संश्लेषण हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, इस कारण हम ऑप्शन डी को ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि जीव विज्ञान की शिक्षण विधि नहीं है? तो जीव विज्ञान की शिक्षण विधियों के रूप में अगर आप देखें तो योजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, व्याख्यान विधि भी होती है, चूंकि हम बच्चों को लेक्चर्स देते हैं। मूल्यांकन विधि को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे, और इसीलिए ऑप्शन सी को सही करेंगे। शिक्षण उद्देश्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षण के उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के हैं, इसलिए ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। विज्ञान क्लब का अध्यक्ष कौन होता है? तो विद्यालय का प्रधानाचार्य विज्ञान क्लब का अध्यक्ष माना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विज्ञान मेले में जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन्हें पारितोषिक दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका अच्छा काम और आगे चले, ऑप्शन बी को सही करेंगे। सेमिनार के प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है, तो सेमिनार का आयोजन अगर हम करते हैं तो हमें तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि सेमिनार में एक प्रेजेंटेशन होता है और वो प्रेजेंटेशन स्पीकर्स के माध्यम से होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए को टिक करेंगे। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? का सिद्धांत है, तो ये पाठ्य योजना का है, यानी पाठ्य योजना को हम गेस्टाल्ट सिद्धांतों के आधार पर रखते हैं, और इस तरीके से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो हमारी मूल्यांकन हो जाएगी, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है? तो अध्यापक को बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इसी से माध्यम से टीचिंग करेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अध्यापक अपने कार्य अध्यापन को नियोजित तरीके से करते हैं तो उनका
जो अध्यापन होता है वो प्रभावपूर्ण होता है। ऑप्शन बी को सही कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं है? तो जो शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण की अगर बात करें तो शिक्षक अगर अपने माध्यम से औपचारिक परीक्षण करता है तो वहां पर आप लिखित परीक्षा को ले लीजिए, चाहे वो व्यवहारिक करे, अप्रूवल टेस्ट करे या अनुमोदित अप्रूवल टेस्ट करे, प्रैक्टिकल टेस्ट करे, लेकिन लिखित परीक्षा जो होगी वो पहले से प्रोग्राम्ड होगी। इसके लिए हमारा टीचर अकेले जिम्मेदार नहीं होगा या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? तो बीएस ब्लूम को हम शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए जानते हैं। अगला है, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत निर्माण करना कौन से स्तर की क्रियाओं में है? तो निर्माण करने में डिजाइन बनाना, विकसित करना, तैयार करना, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था? तो ब्लूम के जो उद्देश्य थे, ब्लूम के शैक्षिक विकास के उद्देश्यों में, सिद्धांतों में आप देखें तो विद्यार्थियों में उच्च स्तर के विचारों को विकसित करना ब्लूम के शैक्षिक टैक्सोनॉमी का उद्देश्य था। जो वैज्ञानिक विधि होती है वो उद्देश्य परक और व्यक्ति परक दोनों होती है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण है समस्या का चयन, डेलिमिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा क्योंकि तीनों चीजें मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में परिकल्पना क्या है? तो एक पूर्व अनुमान भी है, एक अनुमान भी है, कुछ सोच भी है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम, ये हमारे अंतरिक्ष से संबंधित साइंटिस्ट थे, इसलिए अंतरिक्ष क्षेत्र पे इनका स्पेस सेक्टर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण क्या है? तो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के माध्यम से भोज्य पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आता है? तो बायोफिजिक्स अगर आप देखें तो बायोफिजिक्स के अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों में ये सारी चीजें हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी है, रेडियोस्टोप भी है और कार्डियोग्राम भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का क्या महत्व है? तो जैव शिक्षा विद्यार्थियों के व्यवहार को, विद्यार्थी स्तर को, विद्यार्थियों के ज्ञान को, इन तीनों को उपयुक्त बनाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है। तो फूड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि फूड प्रोडक्शन को हम किस तरीके से रखें, तो ये भोज्य पदार्थों के संतुलन से है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी की स्थापना की खोज किसने की थी? तो सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक का नाम ल्यूवेनहॉक था, इसलिए ऑप्शन ए सही करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? आप सभी जानते हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका विकास किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। नए नवोन्मेषी उपकरण जो कहीं भी शिक्षकों और छात्रों को गहन आभासी यात्राओं पर ले जाने में सक्षम बनाता है, वो क्या है? तो इसे हम गूगल वर्चुअल टूर के नाम से जानते हैं और इसी का लिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था शिक्षक को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रभावी पूरक है? तो अगर हमारा आप स्मार्ट क्लास अवेलेबल है हमारे पास, तो हम बच्चों को दूर से भी चीजें दे सकते हैं और इस तरीके से हमारी जो स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास बच्चों को शैक्षिक दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने में संभावित है और समर्थ है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। उद्देश्यों को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आप कार्य विवरण का, कार्य विश्लेषण का, क्रियात्मक शब्दों का, सभी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बैबेज महोदय को कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम ऑप्शन बी सही करेंगे। मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है किस बात के लिए? शिक्षण प्रौद्योगिकियों को बनाने में, दूरस्थ शिक्षा में, व्यवहार प्रौद्योगिकी में, इन तीनों में किसमें हमारे मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा मल्टीमीडिया प्रोडक्शन है, ये हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लेवल पे आता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, ओएचपी का प्रयोग किया जाता है। तो ओएचपी का प्रयोग हमारे स्टिल पिक्चरों में, पारदर्शिता में, चलचित्रों में या सभी में? तो यहाँ पर भी हमारी बात ध्यान देंगे कि उपर्युक्त सभी सही किया जाएगा। स्थिर चित्र में होता है, पारदर्शी चित्रों में होता है और चलचित्रों में भी होता है। चलचित्र का मतलब यहाँ पर वर्तमान समय से है, इसलिए ऑप्शन डी को सही कर दिया जाएगा। हब क्या है? तो हब एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड कराते हैं या उसमें उन्हें नेट के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपने 100 क्वेश्चन की सीरीज को समाप्त करते हैं। अगले आंसर सीरीज के साथ हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, क्वेश्चंस मैंने अपनी यथा संभावना चेक कर लिए हैं, वैसे इनमें से संभावनाएं कम हैं, फिर भी 1 या 2 क्वेश्चन मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।